नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में लेकर आया हूँ 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम रोजाना करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जिसमें देश दुनिया की सभी तमाम जानकारियां जो है इकट्ठी करते हैं और 10 एमसीक्यू के फॉर्म में 10 एमसीक्यू के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आज का भी जो लेक्चर लेकर आए हैं, इसमें हम लोग 10 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने वाले हैं और जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी हैं। तो इन लेक्चर्स को आखिरी तक देखिए और आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु मतलब होता है थीम। तो ये आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो होता है, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है और 2020 की विषय वस्तु क्या है। मतलब 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया उसकी विषय वस्तु क्या है, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है आपका। तो इसका आपको उत्तर बताना है कि जो विषय वस्तु क्या थी, माउंटेन मैटर फॉर यूथ, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, या माउंटेन मैटर, या माउंटेन अंडर प्रेशर, क्लाइमेट, हंगर, माइग्रेशन। ये इनमें से आपको जो भी सही लग रहा हो तो ये बताना है कि थीम क्या थी इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है और ये समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाने के लिए, मतलब जैव विविधता मतलब जो अलग अलग जीव हैं, बहुत सारी जो जीव हैं अलग अलग प्रजाति के हैं। कोई थल में रहने वाले जीव हैं, कुछ जल में रहने वाले जीव हैं, कुछ आकाश में उड़ने वाले जीव हैं, कुछ रेंगने वाले जीव हैं, कुछ उभयचर हैं। तो ऐसे अलग अलग जो जीव हैं उनकी समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जो है उनको एक डेजिग्नेटेड डे बनाता है, नामित दिन, जो पर्वतों को होने वाले खतरों को भी संबोधित करता है। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 की विषय वस्तु है। तो माउंटेन बायोडाइवर्सिटी इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020। और पर्वत पृथ्वी की सतह का लगभग 27% भाग घेरते हैं। मतलब जितनी भी पृथ्वी है उसका 27% भाग किसने घेर के रखा हुआ है, पर्वत ने घेर के रखा हुआ है। अब जैसे भारत की बात करें तो भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर बोला जाता है। अब इस वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए तो हिमालय हिमालय लगभग आपका देखा जाए तो 2500 किलोमीटर लंबा है, 400 किलोमीटर चौड़ा है, 8000 किलोमीटर ऊंचा है। तो इतना बड़ा पर्वत जो है एक हिमालय ही है। फिर अगर हम बात करें भारत में और भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि भाई उत्तर आपका उत्तर में अगर हम देखें तो हिमालय हो जाता है। फिर अगर हम दक्षिण में आए तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे आपने सुना होगा जो आपका सह्याद्री पर्वत कहलाता है, जिसको पश्चिमी घाटी पहाड़ी कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें नीलगिरी है, कार्डमम पहाड़ी है, मतलब इलायची की पहाड़ी है, ऐसे बहुत सारी पहाड़ियां हैं इसमें। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे जो है पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वत जो पृथ्वी की सतह पर 27% भाग घेरते हैं और सभी प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों का 30% पहाड़ों में है। और जैव विविधता मतलब जितनी भी बायोडाइवर्सिटी रहती है, मतलब जो जानवर हैं, जो अलग अलग जीव हैं, वो पर्वतों पर रहने में 30% वहां पर उनकी जनसंख्या पाई जाती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि किसने घोषणा की है कि राज्य कैबिनेट ने ताजपुर में गहरे बंदरगाह निर्माण को मंजूरी दी है। ये किसने घोषणा की है कि राज्य कैबिनेट जो ताजपुर है उसमें गहरे बंदरगाह निर्माण को मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, या आपका जगदीप धनखड़, या प्रशांत किशोर। इनमें से आपको जो भी सही लग रहा हो वो आप बताइए। तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपकी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य मंत्रिमंडल ने ताजपुर में एक गहरे बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है। ये ताजपुर जो है पश्चिम बंगाल से ही बंगाल की खाड़ी के पास है। ताजपुर डीप सी पोर्ट 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और 25,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। और ये राज्य का पहला गहरा बंदरगाह होगा। वैसे भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है उसका नाम मैं बता देता हूँ, विशाखापट्टनम है। और ये जो बंगाल का सबसे गहरा बनने जा रहा है उसका नाम है ताजपुर। और बंदरगाह पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर दोनों में व्यवसाय को प्रोत्साहित करेगा। तो वो वहां पर जो ताजपुर डीप सी पोर्ट बन रहा है ये स्टिमुलेट करेगा बिजनेस ईस्ट और वेस्ट मेदिनीपुर में। इसके अलावा जो अगर मैं पश्चिम बंगाल से कुछ और चीज़ें बताऊं आपको तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनकर हैं। और आपका जो लोकसभा में वहाँ पे जो सीटें हैं 42 हैं, राज्यसभा में 16 हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि मडागास्कर हिंद महासागर द्वीप खेलों मतलब इंडियन ओशियन जो आपका
हिंद महासागर के जो द्वीप खेल हैं उनके गेम्स में 11वें संस्करण की मेजबानी कौन करने वाला है? तो मडागास्कर जो है हिंद महासागर द्वीप खेलों के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इसने निम्नलिखित देशों में से किसकी जगह ले ली है, मतलब ये किस देश की जगह पे मडागास्कर आ गया है? तो ये जो आपका इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स जो होते हैं उसका 11वां संस्करण का, मतलब 11th एडिशन का ये जो है मेजबानी करने वाला है। और इसने किसकी जगह ले ली है? सेशल्स की, मालदीव्स की, आपकी कोमोरोस की, या जिबूती की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मालदीव्स की जगह ले ली है इसने। और मालदीव्स ने इंडियन ओशियन गेम्स के 11वें संस्करण की मेजबानी करने का अवसर खो दिया है। अब वो किसका अवसर मिल गया है? तो उसका अवसर मडागास्कर को मिल गया है। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम महासंघ ने अब मडागास्कर को मेजबान देश बना दिया है। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स एक बहु खेल कार्यक्रम है जो हिंद महासागर द्वीप देशों के एथलीटों के बीच हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है? मतलब इसको बोला जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। ये किसने जारी किया है? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने, जर्मन वॉच ने, हरित जो शांति है उसने किया है, ग्रीन पीस जिसको कहा जाता है, या वेनरो ने किया है? तो इसमें आपको जो भी लग रहा है वो आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये जर्मन वॉच ने निकाला है। और जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है CCPI के नवीनतम संस्करण में भारत 10वें स्थान पर रहा है। भारत लगातार दूसरी बार शीर्ष 10 में बना रहा। देश ने 100 में से लगभग 63.98 अंक, मतलब 64 अंक बनाए हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका 61 रैंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था इसमें। तो जो यूएसए आपने सुना भी होगा पेरिस एग्रीमेंट से हट गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति बने थे, और जो बाइडन ने ये जो है इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही कहा कि वो पेरिस एग्रीमेंट में जाएंगे, मतलब जो क्लाइमेट में जो वातावरण में बदलाव आ रहे हैं उसकी रक्षा करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। अक्षय ऊर्जा श्रेणी के तहत भारत को 97 में से 27वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत की स्थिति जो है अमेरिका से अच्छी है। इसके बाद बढ़ते हैं, दिसंबर 2020 में बिहार में सोन नदी पर 3 लेन 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया? ये जो है आपको बताना है कि आपका जो ये लगभग 3 लेन का जो 1.5 किलोमीटर का लंबा जो है कोइलवर ब्रिज जो है सोन नदी के ऊपर बिहार में, अभी किसने इसका उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल ने, नितिन गडकरी ने, अमित शाह ने, या नरेंद्र मोदी ने? तो जैसा आपको पता है हमारे जो मंत्री हैं सड़क से, रोड नेटवर्क और हाईवे के जो मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, वो नितिन गडकरी हैं। तो इसका उद्घाटन उन्हीं ने किया है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को बिहार में सोन नदी पर 3 लेन जो 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। पुल पर 266 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल 138 वर्ष पुराना है और इसके स्थान पर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है, जिसमें से 3 लेन का एक मार्ग जनता के लिए खोल दिया गया है। तो इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अमित आहूजा को 2020 में न्यू इंडिया फाउंडेशन कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब आपको बताना है कि अमित आहूजा की पुस्तक का क्या नाम है। उन्नत आर्थिक सिद्धांत, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण, मार्जिनलाइज को जुटाना, जातीय आंदोलन के बिना जातीय पक्ष, या आपका एक पोस्ट महामारी दुनिया के लिए 10 सबक, अ चेकर्ड ब्रिलियंस वीके कृष्णा मेनन की कई जीवन। इसमें से आपको जो भी बुक लग रही है वो आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, मतलब मार्जिनलाइज को जुटाना, और जातीय आंदोलन के बिना जातीय पक्ष, तो मतलब एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स इसका सही जो है नाम है। इसका सही उत्तर जो है मोबिलाइजिंग द मार्जिनाइज्ड एथनिक पार्टीज फॉर द एथनिक मूवमेंट्स है। और न्यू इंडिया फाउंडेशन की जो कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज से 2 लोगों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया, और अमित आहूजा को उनकी पुस्तक जो ये मोबिलाइजिंग द मार्जिनाइज्ड एथनिक पार्टीज फॉर एथनिक मूवमेंट के लिए सम्मानित किया गया है। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने को ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइक्स
ऑफ द कृष्णा मेनन के लिए सम्मानित किया गया। 2020 के विजेता 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि साझा करेंगे। तो जितने भी लोगों को ये मिला है पुरस्कार, वो जब साझा करेंगे तो इसमें जो है आप अमित आहूजा का भी नाम याद रखेंगे। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किसके साथ पंजाब नेशनल बैंक ने विश्व योजना को बढ़ावा देने के लिए MOA पर हस्ताक्षर किए हैं, और जो OBC SC SHG को ऋण से 4 लाख तक लाभान्वित करेगा। 4 लाख रुपए तक ये जो है लाभान्वित करने वाला है ऋण। ये आपका किसके साथ इन्होंने किया है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, या एक और तीन। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है आपका, इसका सही उत्तर जो है वो आपके ये सभी हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो इसमें ये जो पहला है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, ये इसका उत्तर सही है। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विश्व योजना को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जो 5% की त्वरित ब्याज उपलाभ के साथ OBC SC SHG को ऋण के साथ 4 लाख रुपए तक लाभान्वित करेगा। इस योजना से भारत भर के कई उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। तो ये एक जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको OBC कहा जाता है, SC है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सबको ऋण दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर कि कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में और असम में किन जिलों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, जो USOF है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड योजना के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। तो इसमें आपको बताना है कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ या बोइंग गांव, इनमें से आपको जो लग रहा हो, दोनों, एक और दो। तो इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है आपका ये कार्बी आरलोंग और दीमा हसाओ, इसको भी आप जो है एक और दोनों को कर सकते हैं। मतलब इसमें दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग दोनों को चुना गया है। तो कैबिनेट ने व्यापक दूरसंचार विकास योजना के तहत अरुणाचल और असम के 2 जिलों अर्थात कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। और ये परियोजना लगभग 2374 असूचीबद्ध गांव अरुणाचल प्रदेश में 1683 और असम के 2 जिलों में 691 को मोबाइल कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना करती है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं इस जगह पे। फिर बढ़ते हैं आपका 9वें प्रश्न की ओर। नरेंद्र भिड़े पेड़ का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मतलब आपको बताना है कि वो किस जो है क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आपका अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वो संगीत रचना से जुड़े हुए थे, या वो आपके क्रिकेट से थे या राजनीति से थे। तो ये जो नरेंद्र भिड़े जो थे, इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है। तो इनके बारे में बात करें तो ये संगीत रचना से जुड़े हुए थे। उनके बारे में बात करें तो कई मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने वाले नरेंद्र भिड़े का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने हरिश्चंद्र, जी फैक्ट्री, मुल्शी पैटर्न और कई अन्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। वे उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब और छोटा गंधर्व जैसे दिग्गजों के शिष्य थे। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि 5 एशियन सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड सूची में सोनू सूद का क्या रैंक है? तो ये जो वर्ल्ड के बेस्ट सेलिब्रिटीज हैं, मतलब एशियन के जो सबसे अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, उनमें सोनू सूद को क्या स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जैसा सोनू सूद ने अभी कोविड-19 में काम किया है, उनको पहला स्थान मिला है और भारत के लिए अच्छा है। तो भारत के अभिनेता सोनू सूद को विश्व में नंबर 1 दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया है। उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके परोपकारी प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। 47 वर्षीय हैं बॉलीवुड स्टार ने 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन दी वर्ल्ड सूची में शीर्ष स्थान बनाया है। ये सूची ब्रिटेन स्थित साप्ताहिक समाचार ईस्टर्न आई द्वारा प्रकाशित की गई और जिसमें सोनू सूद को जो है प्रथम स्थान मिला है। तो ये भारत के लिए भी एक गर्व का जो है क्षण है। आशा करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।